अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीटेट 2024 की सीरीज़ में मैथमेटिक्स की पेडागॉगी का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स ये चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि ज़रूरी नुकात को, पॉइंट को आप नोट डाउन करें और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उसको ज़रूर याद रखें। चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए कि सबसे पहले नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इस चैप्टर को काफ़ी इम्पोर्टेंस हासिल है मैथमेटिक्स के पेडागॉगी के अंदर। ये वो चैप्टर है जिसके बारे में आप अगर नहीं समझेंगे तो मैथमेटिक्स की पेडागॉगी आपको समझ में नहीं आएंगी, मैथमेटिक्स की नफ्सियात आपको समझ में नहीं आएगी। और हर साल सीटेट और टीईटी के अंदर इसे 3 से 4 मार्क के लिए ये सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 या 4 मार्क के लिए इस टॉपिक पर आमतौर पर सवालात पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसके पॉइंट वाइज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जितने नुकात हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वो तमाम के तमाम नुकात आपकी स्क्रीन पर नज़र आएँ। इसलिए जो कुछ भी हम कहें, जो कुछ नुकात हम आपके सामने पेश करेंगे तो आप इम्पोर्टेंट नुकात को ज़रूर लिखते चलें। वो तमाम नुकात आपको मैथमेटिक्स की पेडागॉगी को समझने के लिए आसानी पैदा करेंगे। ठीक, अब देखिए कि सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला सवाल किताबों के अंदर और मैथमेटिक्स की पेडागॉगी के अंदर ये उठता है कि मैथमेटिक्स क्या है। ठीक, मैथमेटिक्स क्या है, रियाजी क्या है। तो इसके बारे में जितनी किताबों में हमें पढ़ने को मिला है, हमने बहुत शॉर्ट नोट्स के अंदर मुख्तसर से मुख्तसर अंदाज में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स क्या है। तो आप शॉर्ट में इसको याद रखें कुछ इस तरह, जो नुकात हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, ये कैलकुलेशन की साइंस है। मैथमेटिक्स इज़ साइंस ऑफ नंबर्स, साइंस, सिम्बॉल्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, रीज़न, एनालिसिस, लॉजिक, क्वालिटी, क्वांटिटी, दीज आर द मेनी कंसेप्ट इन्वॉल्व इन द मैथमेटिक्स। ये तमाम चीज़ें जो आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं वो सब मैथमेटिक्स का हिस्सा हैं और मैथमेटिक्स उसकी साइंस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने 10th तक 12th तक पढ़ी हैं। ये तमाम तर पॉइंट्स आपके स्टडी के दौरान आए हैं। नंबर्स आपने पढ़ा है, साइंस एंड सिम्बॉल्स पढ़े हैं, अलामतें हैं, मैग्नीट्यूड हैं, वैल्यूज़ हैं, डायरेक्शन है, मेजरमेंट है, एनालिसिस है, लॉजिकल रीजनिंग है। ये तमाम तर जो नुकात हैं उसकी साइंस को हम मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के बारे में और अगर जी, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यूज़, कीमत। ठीक है, किसी भी चीज़ की मैग्नीट्यूड, किसी भी चीज़ की वैल्यू। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मैथमेटिक्स के अंदर आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है या मैथमेटिक्स के बारे में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वालिटी एंड मैग्नीट्यूड। ठीक, जो लोग साइंस से पढ़े हैं उनको समझने में आसानी होती है कि मैथमेटिक्स एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर मेजरमेंट होता है, यानी पैमाइश होती है, क्वालिटी होती है, इक़दार होते हैं, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये इसके अंदर बहुत सारी, अब एक डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर शामिल हो जाते हैं जो हमने ऊपर के पॉइंट्स के अंदर देखे हैं। ठीक है, मेजरमेंट के अंदर ही डायरेक्शन आता है, मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है, लेंथ आती है, तमाम तर चीज़ें मेजरमेंट के अंदर आता है। क्वालिटी की एक अलग दुनिया है, मैग्नीट्यूड के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ आते हैं। तो ये ओवरऑल हम मैथमेटिक्स को हम समझ सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है तो उसके बारे में हमने शॉर्ट
टॉपिक्स या शॉर्ट हम सिनॉप्सिस के तहत आपको समझा सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ स्पेस। ठीक है, साइंस ऑफ स्पेस ये खला की साइंस है जिसमें जितने भी स्पेशल जो चीज़ें हैं वो सब मैथमेटिक्स का हिस्सा हैं। मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ नंबर्स, मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ कैलकुलेशन हिसाब किताब, मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट पैमाइश, मैथमेटिक्स इज़ साइंस फॉर क्वांटिटी, मैथमेटिक्स मैग्नीट्यूड है, मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप करता है, मैथमेटिक्स एक्सपेरिमेंटल साइंस है किस चीज़ का, कंक्लूजन का, कि हम किसी भी चीज़ को कंक्लूजन करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी हकीकत तक पहुंचते हैं और हकीकत की बुनियाद पर मैथमेटिक्स इल्म देता है। उसे आगे के पॉइंट पे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर कि मैथमेटिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, इसमें कुछ भी इलॉजिकल चीज़ नहीं है, इसमें कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं है, ये सब के सब एक्सपेरिमेंटल हैं, ठोस हैं। ठीक है, अब उसी के आगे आपको दूसरी हेडिंग्स आपको पढ़ने की मिलेंगी किताबों में, जिसे हम कहते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी असलियत क्या है, उसकी ख़ास बात क्या है। ठीक है, अभी हमने मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, मैथमेटिक्स के बारे में मालूमात हासिल की, अब उसका नेचर कैसा है, तो ये पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ें मिलती है कि मैथमेटिक्स इज़ अ साइंस ऑफ स्पेस, नंबर्स, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये उसकी खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम बोल सकते हैं उसे, कि मैथमेटिक्स के अंदर नंबर्स होते हैं, मैग्नीट्यूड होता है, मेजरमेंट होता है, पैमाइशें होती है, हर चीज़ की पैमाइश होती है। ठीक है, वैल्यूज़ की पैमाइश होती है। साथ ही साथ जिस तरह हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई लैंग्वेज होती है, उर्दू की एक अपनी लैंग्वेज है, मराठी एक लैंग्वेज है। ठीक है, उसी तरह मैथमेटिक्स की भी एक लैंग्वेज है। ठीक, अब मैथमेटिक्स की अगर लैंग्वेज है तो उसके अंदर जिस तरह उर्दू के अंदर हुर्फ़ तहजी होते हैं, मराठी के अंदर अक्षर होते हैं, इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो मैथमेटिक्स को अगर हम लैंग्वेज कह रहे हैं तो उसकी कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, मैथमेटिक्स के फैक्टर्स कौन से, उसके अल्फ़ाबेट क्या हैं, तो मैथमेटिक्स के अंदर उसके अल्फ़ाबेट का किरदार कौन अदा करते हैं, यही लोग अदा करते हैं जिसे हम नंबर्स कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, सिम्बॉल्स हैं, ये तमाम तर चीज़ें मैथमेटिक्स के लैंग्वेज का हिस्सा हैं। नंबर्स हैं, ऑपरेशंस हैं, ये तमाम तर चीज़ें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का हिस्सा हैं। समझ में आ रहा है मैथमेटिकल लैंग्वेज क्यों कहा जा रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स अबाउट मैथमेटिक्स हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज? जी सर। ओके। मैथमेटिक्स एक कैरेक्टरिस्टिक ये है मैथमेटिक्स की कि इसकी वजह से इंसान के अंदर, स्टूडेंट के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ट्रुथ है। जो कोई भी बच्चा, जो कोई भी इंसान हकीकत पर, सच्चाई पर डटा होता है, सच्चाई के पीछे एक ताकत होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जब आप सच बोल रहे होते हैं आपके अंदर एक फितरी तौर पर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो मैथमेटिक्स की वजह से भी स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बिकॉज इसके अंदर कोई एरर नहीं होता, इसके अंदर कोई लपी छुपी बातें नहीं होती, इसके अंदर कोई इमेजिनेशन नहीं होता, फैक्ट बेस होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और क्या चीज़ है कि मैथमेटिक्स डेवलप्स साइंटिफिक एटीट्यूड। हमने अभी बताया आपको कि अंदर कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं, कोई इलॉजिकल चीज़ नहीं। 2+2 4 होगा, 5+3 8 होगा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, इस ट्रूथ के नतीजे के अंदर बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा होता है। साइंटिफिक एटीट्यूड से क्या मुराद है कि किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया साइंटिफिक होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो कोई भी चीज़ तोड़ना है या बनाना है, उसके पीछे मैथमेटिकल लॉजिक बच्चा लगाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ बनाना है तो कितनी हर चीज़ की पैमाइश होगी, हर चीज़ का मेजरमेंट होगा, उसे हम कहेंगे साइंटिफिक एटीट्यूड। और क्या चीज़ है कि मैथमेटिक्स की वजह से बच्चों के अंदर डिसिप्लिन की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी एरर नहीं चलता है, अगर वो एरर आता है तो वो प्रॉब्लम गलत हो जाता है। तो मैथमेटिक्स इज़ द फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। मैथमेटिक्स बच्चों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है, उनकी ट्रेनिंग करता है। और क्या करता है मैथमेटिक्स के अंदर? एक्यूरेसी है, अभी बताया हम, एररलेस। 2+2 4 ही होगा। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाइए, 100+100 200 ही होगा। इसके अंदर कोई रैशनल इरेशनल, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है वो सेंस ऑर्गन के ज़रिए नॉलेज को देता है, यानी कि कोई भी चीज़ हो हम उसे छू सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं।
मैथमेटिक्स सेंस ऑर्गन के ज़रिए हमारे नॉलेज को बढ़ाता है, डेवलप करता है। हम सेंस ऑर्गन के ज़रिए मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स हैज़ यूनिवर्सल फैक्ट बेस। अभी हमने आपको बताया कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में कोई तज़ब्ज़ब नहीं है दुनिया के अंदर। आप जर्मनी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, अरब कंट्रीज चले जाइए, एशिया के किसी भी कंट्री में चले जाइए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर आपको कहीं पर भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, कहीं भी तफावत, कहीं पर भी इख्तलाफ नहीं मिलेगा। उसे कहते हैं मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल फैक्ट सब्जेक्ट है। ठीक, ये जो बातें हम बता रहे हैं मैथमेटिकल पेडागॉजी के अंदर आती हैं। ठीक, मैथमेटिक्स हेल्प्स इन ऑल टाइप्स ऑफ साइंस ब्रांचेस। मैथमेटिक्स ही वो बेसिक सब्जेक्ट हैं जो तमाम साइंसेस की बुनियाद है। आप किसी भी सब्जेक्ट में चले जाइए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, क्रॉप साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में चले जाइए, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मैथमेटिक्स हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बगैर आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, ये है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। और क्या है, अगर बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द गेटवे ऑफ ऑल साइंसेस। जिन तालिब इल्मों के अंदर मैथमेटिक्स रच बस जाए तो वो तमाम साइंसों के लिए अपनी किस्मत का दरवाज़ा खोल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज़ द गेटवे ऑफ ऑल साइंसेस। समझ में आ गया? ये था नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या चीज़ है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है और उसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने हैं। अब आप स्टूडेंट हैं और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो हमें टीचिंग इन मैथमेटिक्स, उसके टेक्निक और स्ट्रैटेजीज़ हमको देखने की ज़रूरत है और इसी पर आमतौर पर सवालात पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ मेथड्स और कुछ स्ट्रैटेजीज़ पेश करने की कोशिश की है जो शॉर्ट में है और मुख्तसर अंदाज में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जाना माना पहचाना और आमतौर पर मोस्टली आस्क्ड टॉपिक है सीटेट के अंदर, उसे कहते हैं ड्रिल मेथड। ठीक है, तो ड्रिल मेथड को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रिल मेथड है क्या। ड्रिल मेथड मैथमेटिक्स के अंदर क्या चीज़ है, वो कौन सा तरीक़ा है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि ए सेट ऑफ मैथ्स क्वेश्चन दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर accuracy and speed. Usually a math drill is on a particular topic. Thought it's possible to create math drills with a mixture of topics. Very often math drills are time or even they aren't. The goal is to complete the quickly and accuracy. Mathematics के अंदर drill method एक ऐसा तरीक़ा है जिसके अंदर set of questions होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बच्चों को पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है और उसकी मश्क कराई जाती है, बार बार कराई जाती है और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के जवाबात बच्चे पेश करते हैं। कैसा ये ड्रिल मेथड वर्क करता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हम ड्रिल मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो ये किस नज़रिए से ये ड्रिल मेथड हमारे सामने आता है मैथ्स पेडागॉजी के अंदर या फिर मैथमेटिक्स की टीचिंग के अंदर। तो ड्रिल मेथड इज़ टोटली बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग इस कंसेप्ट से मुतासिर शुदा है ये, जिसके अंदर बच्चे अपने ख़यालात का इजहार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ मज़ा लेते हुए वो मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम करते हैं। ठीक, इससे फ़ायदा क्या होता है ड्रिल मेथड से कि तलबा के अंदर रैपिड मेमोराइजेशन होता है, याददाश्त उनकी बढ़ती है, वो क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, एक सवाल के कई जवाबात वो बच्चे देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से बच्चों के अंदर स्पीड आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, एक्यूरेसी बढ़ती है, वो बार बार मश्क करते हैं। ठीक है, अब हर मेथड के, हर तरीक़ेकार के आपको कुछ ना कुछ मेरिट्स मिलेंगे, कुछ डीमेरिट्स मिलेंगे, कुछ फ़ायदे भी होंगे, कुछ क्या कहेंगे कि नुकसानात भी कह सकते हैं उसे। तो मेरिट्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रिल मेथड है ये प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल के लिए बहुत अच्छा है, ड्यूरेबल है। ठीक है, आमतौर पर हम देखते हैं कि प्राइमरी जमातों में ड्रिल मेथड इस्तेमाल किया जाता है। किसी एक टॉपिक को बार बार वही टॉपिक रिपीट किया जाता है, उसी की प्रॉब्लम्स सेट दिए जाते हैं ताकि तलबा अलग अलग तरीक़े से वैल्यूज़ चेंज कर कर उसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, उसी कंसेप्ट के अंदर महारत हासिल करें, स्किल हासिल करें। ठीक है, तो ये गुड मेथड है प्राइमरी के लिए, प्री प्राइमरी के लिए। इससे क्या होता है कि ड्रिल मेथड से जो भी कंसेप्ट टीचर ने समझाया है, पढ़ाया है, हम उसको तलबा की, स्टूडेंट्स की मेमोरी की जांच कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ठीक, डीमेरिट्स भी होते हैं,
कि डीमेरिट्स बहुत पढ़ने के बाद आप खुद सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ड्रिल मेथड है हर कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। हर सब्जेक्ट को आप ड्रिल मेथड के ज़रिए, हर टॉपिक को ड्रिल मेथड के ज़रिए नहीं समझा सकते। हर टॉपिक को अलग अलग वेज से आपको टीचिंग करना होता है, ठीक है। और जब आप ड्रिल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो टीचर की आवाज़, टीचर का अंदाज़, टीचर का तरीक़ेकार और टीचर एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आया? ये था ड्रिल मेथड, जिसके अंदर हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लेते हैं एक कंसेप्ट के ऊपर, उसे हम कहते हैं ड्रिल मेथड। ओके जी सर। और भी इसके फ़ायदे हैं। अब देखिए कि और भी इसके फ़ायदे हैं। प्लीज़ म्यूट। और भी इसके फ़ायदे ये हैं कि आप जब ड्रिल मेथड इस्तेमाल करते हैं तो ये लॉन्गर टाइम के लिए चलता है, अभी हमने आपको बताया। और क्या फ़ायदे हैं कि ये जो प्राइमरी लेवल के हैं बच्चे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, बिगिनर्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चों की एक्यूरेसी बढ़ती है, बच्चों की मेमोरी चेक होती है, ठीक है। बच्चे हैबिचुअल होते हैं, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हम बच्चों के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम कंसिस्टेंसी बच्चों के अंदर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, उनकी हैबिट ऑफ एक्सरसाइज को हम डेवलप कर सकते हैं। दीज आर द पॉइंट्स अंडर ड्रिल मेथड। सेकेंड है आपके सामने मैथमेटिक्स के अंदर जो हम टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं, कॉमन है लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर भी इसका शुमार होता है, इसलिए आपके सामने पेश किया जा रहा है। उसे हम कहते हैं होमवर्क मेथड इन मैथमेटिक्स या होमवर्क इन मैथमेटिक्स, ठीक है। ये जनरल चीज़ें हैं, लेकिन आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि मैथमेटिक्स के अंदर कौन से मेथड हैं और कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ हैं। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करके रखें, या आपके पास बुक हैं तो बुक में भी ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो शॉर्ट में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि होमवर्क मेथड इन मैथमेटिक्स क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप होमवर्क को जानते हैं। लेकिन क्यों दिया जाता है, तो सबसे पहली बात यह है कि यूटिलाइज द टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स, कि तलबा के औकात का सही इस्तेमाल करने के लिए होमवर्क दिया जाता है। तलबा के फ्री जो टाइम होता है स्टूडेंट्स का स्कूल के बाद, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, यूटिलाइजेशन करने के लिए, प्रॉपर यूज़ के लिए होमवर्क दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है? टू मेक ए स्टूडेंट हैबिचुअल फॉर द हार्ड वर्क, कि स्कूल के अंदर जो भी उसने सीखा है तो वो घर पर जाकर भी हार्ड वर्क करे और उसे हैबिचुअल बनाए, आदी बनाए ज़्यादा मेहनत करने का मैथमेटिक्स के अंदर, इसलिए भी होमवर्क दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है कि होमवर्क की वजह से स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि अपने प्रॉब्लम्स को, जो भी उन्होंने सीखा है, इंडिपेंडेंटली अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो इंडिपेंडेंटली, फ्रीली, आज़ादाना तौर पर प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो उनके अंदर सलाहियत पैदा हो सकती है होमवर्क की वजह से। और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज गेन बाय द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। आपने स्कूल में टीचर ने जो कुछ सिखाया है तो उसको इंडिपेंडेंटली वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं जो कुछ भी नॉलेज उन्होंने हासिल किया है, ठीक है। ये होमवर्क के फ़ायदे हैं, ये होमवर्क की चीज़ें हैं। अब होमवर्क के अंदर भी बहुत सारे मेरिट्स और डेमेरिट्स आपको नज़र आ सकते हैं, उस पर यहाँ पर हमने लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं की। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके इम्पोर्टेंस में अगर हम बात कहें तो होमवर्क बहुत ज़रूरी है तलबा के वक्त को सही इस्तेमाल करने के लिए। और क्या चीज़ें हो सकती हैं कि स्टूडेंट्स और करिकुलम के अंदर एक बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। और क्या फ़ायदे हैं कि टीचर और स्कूल के अंदर, टीचर और स्कूल और टीचर के साथ साथ पेरेंट्स भी एजुकेशन का हिस्सा बनते हैं होमवर्क की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेते हैं होमवर्क के अंदर। ये एक उसका इम्पोर्टेंस है, उसका बेनिफिट है। साथ ही साथ उसके कुछ आपको डिसएडवांटेज भी नज़र आएंगे कि कंसिस्टेंटली अगर आप बच्चों को होमवर्क देते हैं तो उसकी वजह से बच्चे एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों का जो कुछ उनका प्ले टाइम है, उनका फ्री टाइम है, उसके अंदर भी आप डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं होमवर्क के लिए। ये डेमेरिट्स में आते हैं। तो ये मेरिट्स और डेमेरिट्स भी पेडागोगी का हिस्सा हैं, इस पर भी सवालात पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अब ज़रूरी है कि सूटेबल बच्चों के लिए टाइम भी हो, स्पेस भी हो घर में और इन्वायरमेंट भी हो, ताकि बच्चा फ्रीली अपने स्कूल का होमवर्क घर पे कर सकें। ये तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है।
और नुकसान भी हो सकते हैं बहुत सारे। आप देखते हैं कि बच्चे सोशल लाइफ नहीं जी पाते हैं, उनका इमोशनली हो जाते हैं, टेंशन उनको मेंटल टेंशन उनको बढ़ जाता है, ठीक। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि होमवर्क ज़रूरी नहीं कि जो अगर होमवर्क बच्चों को दिया जा रहा है तो इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं होती कि वो स्टूडेंट ही कर रहा है। हो सकता है कि उसने किसी की हेल्प लिया हो या फिर अपने पेरेंट्स से उसने वो सॉल्व किया है, ये उसके डीमेरिट्स में आएगा। तो हर मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने सोच कर रखना है, पॉइंट्स आपने बनाना है, ठीक। समझ में आ गया होमवर्क के बारे में? तस्नीम मैडम, तबस्सुम मैडम। यस सर। आप देखिए कि इसी तरह अभी होमवर्क हमने देखा, उसी तरह और एक स्ट्रैटेजी और एक मेथड आप मैथमेटिक्स में देखते हैं जिसका नाम है वर्बल इन मैथमेटिक्स, ठीक है। वर्बल का मानी आप समझते हैं आमतौर पर ज़बानी, यार इंग्लिश में उसे कहते हैं ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखिए कि बहुत कम ये इस्तेमाल में आता है मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर राइटिंग वर्क है, मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज हैं। इसलिए ये जो वर्बल वर्क है या जो ज़बानी अमल है मैथमेटिक्स के अंदर, ये ज़बान के ज़रिए बयानिया तरीक़े तदरीस है मैथमेटिक्स के अंदर, ये सूटेबल है ओनली फॉर इनिशियल स्टेज, इब्तदाई जमातों के लिए सूटेबल है, हायर क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं, ठीक है। इसके मेरिट्स में ये बात समझ सकते हैं कि ओरल वर्क जो है वो राइटिंग वर्क से बचाता है। राइटिंग वर्क से बचाता है मतलब वो टीचर का और स्टूडेंट्स का टाइम सेव कर सकता है। अगर आप वर्बल एक्टिविटी लेते हैं मैथमेटिक्स की क्लासरूम के अंदर तो ये स्टूडेंट्स का और बच्चों का टाइम सेव करता है। साथ ही साथ ये इट्स गुड वे टू स्टार्ट लर्निंग। जाहिर सी बात है कि जब बच्चे प्री प्राइमरी स्कूल में इनिशियल स्टेजेस में जब स्कूल आते हैं तो डायरेक्टली वो बच्चे राइटिंग स्किल पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो लर्निंग की जो इब्तिदा होती है वो वर्बल वर्क से होती है। मैथमेटिक्स ही नहीं बल्कि तमाम सब्जेक्ट में भी लर्निंग के लिए ये गुड मेथड है वर्बल वर्क, चाहे वो उर्दू हो, मैथमेटिक्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो। तो ये लर्निंग की इब्तिदा के लिए बहुत अच्छा टूल है। इसकी वजह से वर्बल जो मेथड है उसमें बच्चों की मेमोरी हम बच्चों के चेक कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना याद किया। आमतौर पर हम इनिशियल स्टेजेस में देखते हैं कि हम बच्चों को नंबर्स याद करवाते हैं, टेबल्स याद करवाते हैं, ठीक है। तो मेमोरी बच्चों की हम डेवलप भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब भी बच्चा बोलता है इनिशियल स्टेजेस में प्राइमरी क्लासेस के अंदर, तो बोलने की वजह से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है। जब बच्चा टेबल पढ़ता है, कॉमन मिसाल है, पहाड़े पढ़ता है, तो बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा हो या असेंबली में पढ़ रहा हो तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर डेवलप होता है। स्टूडेंट्स एंड टीचर कैन टेक एक्टिवली पार्ट इन टीचिंग प्रोसेस। अब देखिए जितना भी वर्बल वर्क आप क्लासरूम में लेते हैं, अगर राइटिंग वर्क ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब टीचर पहले बोर्ड पे लिखेगा, राइटिंग करेगा, उसके बाद स्टूडेंट्स उसको कॉपी करेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे। बट वर्बल जो मेथड है, जो ज़बानी अमल है, उसके अंदर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों एक दूसरे को सुनते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने राइटिंग वर्क इन मैथमेटिक्स। अब ये ओरल वर्क के बाद आप राइटिंग वर्क के इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं, ठीक है। ओरल के ऊपर भी आप मेरिट्स और डीमेरिट्स नोट डाउन कर सकते हैं, सोच कर समझ कर। अब नेक्स्ट है आपके सामने राइटिंग वर्क। आप जानते हैं कि राइटिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के अंदर महारत हासिल करने के लिए, ठीक है, एक्यूरेसी के लिए मैथमेटिक्स के अंदर राइटिंग वर्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अभी हमने जो ओरल वर्क के बारे में मालूमात हासिल की हैं तो ये उसका सप्लीमेंट्री वर्क है, सप्लीमेंट्री वर्क है कि जो कुछ भी बच्चे ने ज़बानी सीखा है तो वह वो लिख कर बताएगा, उसे इम्प्लीमेंट करके बताएगा। ये इसलिए कहा जाता है कि राइटिंग वर्क इज़ अ सप्लीमेंट टू द ओरल वर्क, कि ज़बानदानी के ज़रिए उसने कितना सीखा है, उस सलाहियत का इस्तेमाल या फिर वो उस नॉलेज का कितना हासिल किया, उसका रिप्रेजेंटेशन बच्चा राइटिंग वर्क के अंदर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग वर्क के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इट प्रूव्स हाउ मच द पुपिल गॉट द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हमने आपके सामने बताया
कि बच्चों ने कितना इल्म हासिल किया है, कितना नॉलेज हासिल किया, वो कैसे आप असेस कर पाएंगे, वो कैसे जांचेंगे, आप बच्चा रिप्रेजेंट कैसे करेगा। तो राइटिंग वर्क के ज़रिए ही बच्चा अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कि कितना नॉलेज उसने गेन किया है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक, उसके कुछ बेनिफिट्स के अंदर हम बात ये समझ सकते हैं कि ये जो राइटिंग मेथड हैं ये लाइफ टाइम ड्यूरेबल हैं। ठीक है, एक मरतबा बच्चा राइटिंग वर्क के ज़रिए सीख लेता है। 3H are very important, you know that in mathematics and pedagogy, head, hand और heart। ठीक है, 3H उसे कहते हैं CDP के अंदर। 3H, हेड, हार्ट और हैंड। हमारा दिमाग, हमारा दिल और हमारा हाथ जब एक साथ काम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और बहुत ज़्यादा रिलेबल होता है, बहुत ज़्यादा देर पा कायम रहने वाला इल्म हमारे लिए साबित होता है। साथ ही साथ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट कैन बी डिटरमाइन कि आपने जो कुछ भी प्रॉब्लम बच्चों को बताया है, सॉल्व करके बताया है, बच्चों ने कितना अंडरस्टैंड किया है, तो वो हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं राइटिंग वर्क के ज़रिए। साथ ही साथ हमने आपको जिस तरह ओरल वर्क के अंदर बताया था कि बयानिया तरीके से या ओरल वर्क से बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ने की वजह से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो जितना वो ओरल के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है उसी तरह बच्चों के अंदर इसमें भी राइटिंग वर्क के अंदर भी बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपने व्यूज़ को, अपने ख़यालात को राइटिंग के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वजह से बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा जवाब अब सही है, मेरा प्रॉब्लम अब सही हो गया। ठीक है, साथ ही साथ इस स्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी रिजॉल्व। स्टिक्स नहीं है, इसे हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स है ये। ठीक है, बच्चों की जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है या मिस्टेक्स हैं, बच्चों ने सीखने में जो कोई भी मिस्टेक्स की है या मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों को हुई है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मौलिम को ज़रूरी है कि वो बच्चों की राइटिंग स्किल को देखें, मैथमेटिक्स के अंदर राइटिंग वर्क को देखें। ठीक है, तो ये राइटिंग वर्क भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेथड है आपके सामने टीम वर्क इन मैथमेटिक्स। समझ में आ रहा है? आवाज़ क्लियर है सभी को? जी सर। नेक्स्ट मेथड है आपके सामने मैथमेटिक्स की पेडागोगी के अंदर टीम वर्क इन मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स के सीटेट के बुक के अंदर टीम वर्क भी अल्फाज का मिलेंगे, साथ ही साथ इसे ग्रुप वर्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ग्रुप वर्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। हम जानते हैं कि 2 heads आर बेटर देन 1, ये एक फ्रेज़ है जिसके अंदर हम ये पहचान सकते हैं कि एक से ज़्यादा दिमाग जहाँ पर लगते हैं, एक से ज़्यादा जहन जहाँ पर काम करते हैं, उससे बच्चों के अंदर इक्तिसाब को फ़रोग़ मिलता है, आमूज़िश को फ़रोग़ मिलता है। ठीक, इसके अंदर मैथमेटिक्स के जिस तरह साइंस के अंदर बच्चों को हम कुछ प्रैक्टिकल्स देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, उसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर भी बच्चों के अंदर ओरली या ड्रिल मेथड के ज़रिए ग्रुप वर्क दिया जाता है, जिसके अंदर हम बच्चों का असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रैक्टिकल वर्क दे सकते हैं, प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। ये ग्रुप वर्क इन मैथमेटिक्स के अंदर हम इन चीज़ों को दे सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव कोऑपरेशन डेवलप होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि बच्चों के अंदर कोऑपरेशन का मुसाबिकत पैदा होती है आपस में। ठीक है, टीम वर्क होती है तो एक दूसरे से वो बच्चे सीखते हैं। साथ ही साथ यूटिलाइजेशन ऑफ द लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। हर बच्चे के अंदर मुख्तलिफ महारत होती है, हर बच्चे के अंदर मुख्तलिफ जहानत होती है, हर बच्चे के अंदर मुख्तलिफ स्किल होती है, तो उन स्किलों का लेन देन होता है। तो वी कैन से दैट द यूटिलाइजेशन ऑफ द लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। ठीक, साथ ही साथ आप जो कुछ भी आप ग्रुप एक्टिविटी ले रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, या ग्रुप वर्क आप दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है कि आप उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पहले से तय करें। टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो उस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और वो उसका लाहे अमल क्या होगा। इन तमाम चीज़ों का पहले से मंसूबाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ नेसेसरी फैक्टर्स कौन से हैं, अब इस ग्रुप वर्क के अंदर वो कौन से अवामिल हैं जो टीम वर्क के अंदर शामिल होते हैं, या फिर कौन से एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स हैं इस ग्रुप वर्क के, इस टीम वर्क के। ठीक है, तो सबसे पहला जो हिस्सा है वो है टीचर, नंबर 1। दूसरा है कोई ना कोई प्रॉब्लम जो टीचर को बच्चों को असाइन किया जा रहा है, ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा है कंटेंट है, नॉलेज।
और चौथा है आप जो टीचर ग्रुप्स बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद तुलबा ने अपने आप को या सोल्यूशन को जो रिप्रेजेंट किया उसका इवेल्युएशन टीचर करेगा। तो देर आर 5 इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्रुप वर्क इन मैथमेटिक्स। ओके जी सर। सर 1 मिनट स्लाइड रहने दीजिए, मैं लिख रही हूँ। जी। तो ये कंस्टिट्यूएंट्स हैं, फैक्टर्स हैं। एक है टीचर, दूसरा है प्रॉब्लम, तीसरा है कंटेंट और चौथा है ग्रुप्स और पांचवा है, इसके ऊपर भी सवालात पेडागोजिकली हम शुरुआत में ही हमने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना आपको एक्सप्लेन करूं वो पूरा के पूरा आपके स्क्रीन पर मौजूद हो। जो कुछ भी डिस्कशन होंगे, जो कुछ भी सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे वो सब पेडागोगी का हिस्सा है और जो भी इम्पोर्टेंट आपको नज़र आए आप उसे नोट डाउन करें, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या फिर कौन सा फैक्टर नहीं है, इस तरह का भी सवाल पेडागोगी के अंदर आ सकता है। तो आप ये इस बात को ज़हन नशीन करें कि एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स या फिर एसेंशियल फैक्टर्स एलिमेंट्स कौन से हैं ग्रुप वर्क के। तो सबसे पहला टीचर ज़रूरी है, दूसरा प्रॉब्लम होना चाहिए सामने किस चीज़ का, उसके बाद कंटेंट और ग्रुप, और लास्ट में इवेल्युएशन होगा उसका कि तुलबा ने ग्रुप वर्क में जो एक्टिविटी है वो किस तरह अंजाम दी, उसे हम कहेंगे इवेल्युएशन। उर्दू में उसे कहते हैं कद्र पैमाई। ओके जी सर। नेक्स्ट मेथड और स्ट्रेटेजी आपके सामने है जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी के बारे में अगर हम मालूमात हासिल करते हैं तो इसके अंदर हमें ये मिलता है कि स्टूडेंट्स कैन स्टडी बाय दियर ओन। तुलबा खुद अपने आप से यहाँ पर स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। स्टूडेंट्स लर्न्स एंड स्टडी देमसेल्फ, खुद से वो सीखते हैं, खुद से स्टडी करते हैं। इसके अलावा भी इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम हिमसेल्फ विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प। साथ ही साथ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विदाउट आउटसाइड हेल्प। प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विदाउट हेल्प, उसे हम कहेंगे सेल्फ स्टडी, ठीक। इसके अंदर आप प्रॉब्लम्स भी बच्चों को दे सकते हैं, असाइनमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी किन चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है या कैसे कौन से डोमेन्स हैं जहां पर हम मैथमेटिक्स के अंदर सेल्फ स्टडी इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप याद रखिए कि मैथमेटिक्स के अंदर आप कोई बच्चों को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ठीक, उसके लिए आप सेल्फ स्टडी की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है, प्रोजेक्ट के लिए होती है। अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर किसी टॉपिक पर सेमिनार रख रहे हैं उसके लिए स्टूडेंट्स को सेमिनार के लिए सेल्फ स्टडी की ज़रूरत होगी। कोई आप डिबेट रख रहे हैं मैथमेटिक्स के ऊपर किसी टॉपिक पर तो उसके लिए तलबा को, स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ कोई कंपटीशन आप ले रहे हैं, सेमिनार ले रहे हैं या लेक्चर आप तलबा को असाइन कर रहे हैं, ठीक है, या स्पीच कंपटीशन आप ले रहे हैं, तो ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं या चीज़ें हैं उसके अंदर तलबा को सेल्फ स्टडी की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है। कौन कौन से फ़ायदे होते हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले तो अच्छा होगा, ठीक है, कि सेल्फ स्टडी की वजह से बच्चे के अंदर किन चीज़ों की सलाहियत फ़रोग़ पाती है। सबसे पहले है कि वो इंडिपेंडेंट स्टडी की सलाहियत फ़रोग़ पाती है, ये भी हमने देख लिए, ठीक है। दूसरा है कि सेल्फ स्टडी गिव्स एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देता है, टू यूज़ स्टूडेंट्स ओन नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंसेस। तलबा को अपने ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस यूटिलाइज करने का मौका फ़राहम करता है सेल्फ स्टडी, ठीक है। साथ ही साथ सेल्फ लर्निंग का भी मौके फ़राहम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, डिस्करेज करता है किस चीज़ को, डिस्करेज करता है किस चीज़ को, रोड लर्निंग को, ठीक है। रटने का जो एजुकेशन है उसको ये डिस्करेज करता है। और कौन सी चीज़ें हैं,
ख़ास तौर पे हमको ये देखने को मिलता है कि सेल्फ़ स्टडी, जिस तरह होमवर्क के अंदर हमने कहा था कि तलबा के औक़ात का सही इस्तेमाल, उसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि इट हेल्प्स द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द लीजर टाइम, LEISUR, लेजर टाइम, इसे हम कहते हैं फ़ुर्सत के औक़ात। फ़ुर्सत के औक़ात का सही इस्तेमाल करने के लिए भी सेल्फ़ स्टडी बहुत ज़्यादा बेस्ट वे है। ठीक, साथ ही साथ जिस तरह हमने राइटिंग वर्क के लिए कहा था कि राइटिंग वर्क इज़ एन सप्लीमेंट टू द ओरल वर्क, उसी तरह सेल्फ़ स्टडी इट इज़ एन कम्प्लीमेंट, या हम उसे कह सकते हैं कि सेल्फ़ स्टडी इज़ अ सप्लीमेंट टू द क्लास वर्क। जो भी क्लास में काम दिया जा रहा है ये उसका एक सप्लीमेंट है। ठीक है, जितना स्टूडेंट्स क्लास में स्टडी करता है टीचर के साथ या टीचर के ज़ेरे निगरानी में, उतना ही स्टूडेंट अपने घर पर भी सेल्फ स्टडी कर सकता है। ठीक, ओके। साथ ही साथ इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं कि स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट मोर देन वन बाय देमसेल्फ, कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक, दूसरा है कि इंडिपेंडेंट लर्निंग कैन बी डेवलप, तलबा आज़ादाना तौर पर ख़ुद से लर्निंग की चीज़ें सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। साथ ही साथ इट कैन बी मेक मोर इफ़ेक्टिवली बाय गिविंग असाइनमेंट्स, हम सेल्फ लर्निंग के लिए असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ गुड मेथड फॉर क्रिएटिविटी इंडिपेंडेंटली, तलबा के अंदर तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए, आज़ादाना तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए ये जो सेल्फ स्टडी मेथड है बहुत ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है, या उसे हम इतलाक़ कहते हैं, इंतबाक़ कहते हैं, कि फ्रीडम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा अपना आज़ाद होता है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो भी टीचर ने असाइन किया है या कुछ प्रॉब्लम वो स्टडी में फ़ेस कर रहा है, या जिस चैप्टर में फ़ेस कर रहा है, जिस क्वेश्चन में फ़ेस कर रहा है, उसे वो फ्रीली अपने मेथड से, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी एबिलिटी के साथ सॉल्व करने की उसके अंदर सलाहियत पैदा होती है। ओके, समझ में आ गया? जी सर। नेक्स्ट है आपके सामने स्ट्रैटेजी, और जिसे मेथड कह सकते हैं, उसका नाम है मॉनिटरिंग स्टडी। ठीक है, या फिर उसे किताबों में नाम दिया गया है सुपरवाइज्ड स्टडी इन मैथमेटिक्स, या आम ज़ुबान में उसे हम कह सकते हैं मॉनिटरिंग स्टडी, उर्दू में कहते हैं ज़ेरे निगरानी। ठीक है, अब ये कौन सा तरीक़ा है सुपरवाइज्ड स्टडी मैथमेटिक्स के अंदर, कौन सी स्ट्रैटेजी है जो टीचर इस्तेमाल कर सकता है? तो हम इसे यूँ समझ सकते हैं कि टीचर सुपरवाइज द स्टडी प्रॉब्लम, चाइल्ड प्रॉब्लम एज मेंटर, फ्रेंड एंड हेल्पर और एज ए गाइड। यहाँ पर ये एक ऐसा तरीक़ा है जिसमें मौलिम सुपरवाइज़ करता है, किस चीज़ को सुपरवाइज़ करता है? बच्चे की प्रॉब्लम को। ठीक है, यहाँ पर बच्चा स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम टीचर के साथ शेयर करेगा, लेकिन टीचर एज ए टीचर बिहेव नहीं करेगा। टीचर विल बी परफॉर्म्ड एज ए हेल्पर और एज ए गाइड। ठीक है, यहाँ पर वो मददगार या रहनुमा बनकर उसकी मदद करेगा, उसके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात इस्तेमाल करेगा स्टूडेंट के साथ, और बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ सुपरवाइज्ड मेथड में स्टूडेंट जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको दूर करने की कोशिश करेगा। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये एक ऐसा तरीक़ा है जिसके अंदर स्टूडेंट भी एक्टिव होता है और टीचर भी एक्टिव होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं है, सुपरवाइज का मतलब ये नहीं है कि टीचर हाथ बांधे ब्लैक बोर्ड पर या पोडियम के पास खड़ा होगा और सबको घूर घूर कर देख रहा होगा। इट इज़ नॉट सुपरवाइज स्टडी। सुपरवाइज स्टडी का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे और टीचर क्या करेगा, एज ए हेल्पर, एज ए गाइड बनकर, एज ए फैसिलिटेटर बन के स्टूडेंट की हेल्प करेगा, प्यार मोहब्बत से उनके मसाइल को समझेगा और उन्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का तरीक़ा साझा करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आमतौर पर ये जो तरीक़ा है ये पब्लिक स्कूल में बहुत ज़्यादा, जो रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं
ठीक है। तो वहाँ पर ये सुपरवाइज स्टडी मेथड आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमारे सरकारी स्कूलों में इस मेथड का इस्तेमाल बहुत कम टीचर करते हैं, ठीक है। और ये हम ये कह सकते हैं कि ये जदीद तरीक़ा है। ये जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ये उसकी क्या कहेंगे तरदीद करता है, ठीक। साथ ही साथ फ़ायदे में इस चीज़ का ये है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि हर चीज़ को अब स्टूडेंट और टीचर दोनों सॉल्व करेंगे। या टीचर जब तक स्टूडेंट समझ नहीं लेता किसी चीज़ को, जब तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, जब तक टीचर उसका सुपरविज़न करेगा, तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि आपको इसके लिए काफ़ी टाइम दरकार होगा हर टॉपिक को कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ हम इन किस चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि दो चीज़ें इसके अंदर हैं, आगे आएगी। हमने अभी आपके सामने बताया कि मिस्टेक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी डिटरमाइंड, कि तलबा किस टॉपिक में कहाँ पर किन मसाइल से गुज़र रहे हैं उस चीज़ का हमें अंदाज़ा होता है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर या सुपरवाइज स्टडी के अंदर। और क्या फ़ायदा हो सकता है कि कंटिन्यूस प्रोग्रेस कैन बी एक्सप्लेनेशन कैन बी टेस्ट। देखिए इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस जो प्रोग्रेस है बच्चों का हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन का बच्चों को टीचर को मौक़े मिलते हैं। साथ ही साथ दो फैक्टर्स हैं, इसके दो पहलू हैं सुपरवाइज्ड स्टडी के। कौन कौन से दो पहलू हैं, दो उसके डायमेंशंस हैं कि एक ये है कि कीपिंग वॉच ऑन ऑल पीपल ऑफ द क्लास, कि आप क्लासरूम के तमाम ही पुपिल पर स्टूडेंट्स पर एट ए टाइम वॉच कर रहे हैं। ये एक तरीक़ा हो सकता है इसके अंदर सुपरवाइज स्टडी के अंदर। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि वॉच ऑन स्पेशली नीडफुल स्टूडेंट्स, कि जिन तलबा को ज़रूरत हैं, जो स्टूडेंट्स बैकवर्ड हैं स्टडी के अंदर या किसी टॉपिक के अंदर, उन पर भी ये सुपरवाइज्ड स्टडी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। समझ रहा है आपको? जी सर। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो आप समझ सकते हैं, कुछ स्टेप्स भी हैं उसके। सबसे पहले क्या करेगा कि जो भी टीचर है वो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले इंट्रोडक्शन देगा, ठीक है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देगा, इंट्रो देगा टीचर। उसके बाद क्या करेगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है और उसका शेड्यूल क्या रहेगा, वो तमाम इंस्ट्रक्शन देगा। अब इंस्ट्रक्शन दे दिया, अब स्टूडेंट वर्क करना शुरू हो गए, तो तीसरे नंबर पे जो उसकी स्टडी है वो सुपरविज़न होगा। मौलिम के टीचर के इंस्ट्रक्शन देने के बाद सुपरविज़न का काम करेगा, ठीक। उसके बाद लास्ट में जो नीडफुल स्टूडेंट है, जो हमने यहाँ पर कहा चौथे नंबर पे कि जो बैकवर्ड स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर उनकी समरी ब्लैक बोर्ड पर उनके लिए ख़ास तौर पे टीचर लिखेगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक बोर्ड समरी भी हम उसे कह सकते हैं कि जिन तलबा ने सुपरवाइज्ड स्टडी के अंदर जिन तलबा को कमज़ोरियाँ पाई गई या जो प्रॉब्लम्स आए, उन सब का निचोड़ समरी आखिर में टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा। तो ये चार उसके स्टेप्स हम उसे कह सकते हैं या स्टेजेस कह सकते हैं कि पहला इंट्रोडक्शन है, ठीक। दूसरा इंस्ट्रक्शन है, तीसरा सुपरविज़न ऑफ द टीचर है, और चौथा है डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक बोर्ड समरी, कि जो कुछ भी डिस्कशन हुआ, जो कुछ भी टीचर को फील हुआ, जो चीज़ें टीचर ने कंक्लूड किया, उसकी समरी ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिखेगा, ठीक। अब इसके लिए बहुत सारी एहतियातें भी ज़रूरी है, इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, जो खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या बुक में डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें ख़ास बात ये भी है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, अपने आप से समझने की, अभी हमने अब डिस्कस की हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेंट का रेशो बढ़ता है, टीचर भी एक्टिव होता है, और ख़ास बात ये भी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तलबा के अंदर इंडिविजुअल इनफरादी जो तफरीक़ है, इनफरादी जो तलबा के अंदर डिफरेंसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और उसके हिसाब से
उन प्रॉब्लम के हिसाब से मौलवी को वहाँ पर पढ़ाने का तरीक़ा मिलता है, पढ़ाने के लिए वहाँ पर मौलवी को अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर बच्चों को फैसिलिटी दी जाए, किस चीज़ की म्यूचुअल एक्सचेंज की, म्यूचुअल आइडियाज़ की सहूलत इस मेथड के अंदर ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि ये जो मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है, किस टॉपिक पर इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने टाइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब मनसूबाबंदी मौलवी ने पहले करना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें थी आपके सामने। नेक्स्ट मेथड या नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपके सामने है, जिसे मैथमेटिक्स में कहते हैं रिव्यू इन मैथमेटिक्स, उर्दू में कहते हैं इआदा। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ है जो आपने डीएड और बीएड में इसे आपने बारहा पढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसकी मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो कॉमन जो पॉइंट है उसके अंदर यही है कि रिव्यू इन मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने तलबा को पढ़ाया है, टीचिंग हो चुकी है, उसका हम रिपीट करते हैं, रिपीटेशन करते हैं। ठीक है, या रिपीट करने के बाद जो कुछ भी प्रॉब्लम उस टॉपिक के अंदर, उस कंसेप्ट के अंदर स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, उस कंसेप्ट क्लियरिंग हम वहाँ पर करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक वर्ड है रिव्यू, उस रिव्यू के अंदर ही हम ये भी कर सकते हैं कि री और दूसरा हिस्सा है उसका व्यू, दोबारा नज़र सानी हम उसे कह सकते हैं कि एक ही प्रॉब्लम को न्यू लुक के तरीक़े से देखना, न्यू तरीक़े से सॉल्व करने की कोशिश करना, ये भी रिव्यू के अंदर शामिल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तबस्सुम मैडम? यस सर। चलिए, जी सर, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट है, ये पूरे के पूरे जो मेथड्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये तमाम पूछे गए हैं। शायद ही कोई टॉपिक इसमें से होगा जो ना पूछा गया हो। ठीक है, इसलिए एक एक चीज़ हम आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके सामने असाइनमेंट वर्क। ठीक है, जिसे हम प्रोजेक्ट वर्क भी कह सकते हैं। अब मैथमेटिक्स के अंदर असाइनमेंट वर्क किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर असाइनमेंट वर्क के अंदर रिपीटिटिव प्रॉब्लम्स बच्चों को देते हैं, बार बार एक ही टॉपिक पर सवालात देते हैं, जिसके अंदर वैल्यूज़ चेंज होती हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं रिपीटिटिव प्रॉब्लम्स बच्चों के ज़रिए करवाना, बल्क ऑफ क्वेश्चंस बच्चों को देना, घर पे करने के लिए या फिर क्लासरूम में करने के लिए। ठीक, साथ ही साथ और क्या चीज़ें हो सकती है असाइनमेंट के अंदर, रिव्यू प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक मरतबा आपने दे दिए कुछ चीज़ बच्चों को, वो उसके अंदर महारत हासिल हो चुकी है, अब वहाँ पर आप उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि आप असाइनमेंट के अंदर रिव्यू प्रॉब्लम दे सकते हैं कि बच्चों ने जो सीखा है वो अब तक उन बच्चों को याद है या नहीं, उसे हम कहेंगे कि रिव्यू प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है, इट शुड बी कोरिलेटेड विद द एक्सपीरियंस एंड प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। आप जो कुछ भी असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, वो उनके सीखे गए एक्सपीरियंस से, जो आपने क्लासरूम में सिखाया है, और उनकी साबिक़ा मालूमात से जुड़ा होना चाहिए, कोरिलेटेड होना चाहिए। ठीक, वही कुछ एहतियातें हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स के लिए ज़रूरी है कि इट शुड बी डेफिनाइट। वो बहुत ज़्यादा डेफिनाइट होना चाहिए, फाइन होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कि आप ऐसा कोई भी मुबहम असाइनमेंट नहीं दे सकते। इट शुड बी डेफिनाइट। ठीक है, डेफिनाइट का मतलब होता है कि आप गैर मुबहम हो। ऐसा नहीं होंगे कि आप यहाँ से मिसाल के तौर पर जो कुछ भी बच्चों का असाइनमेंट करना है वो वाज़े हो, कि तलबा उस चीज़ का सही अंदाज़ा लगा सके कि हमें एक्चुअली करना क्या है। आप बिल्कुल अंदाज़े के तौर पर या लामहदूद, या फिर जाओ आप कितने प्रॉब्लम कर सकते हो उतने करके लाओ, या फिर आप कोई ऐसा होमवर्क दे रहे हैं जिसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक, कितने कर सकते हो उतने करो, ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होगी असाइनमेंट के अंदर, पर्टिकुलर होगी। ठीक, क्वांटिटी के बेस पर होगी, डेफिनाइट होगी। इट शुड बी कोऑपरेटिव एक्टिविटी। अगर आप उसे ग्रुप में दे रहे हैं असाइनमेंट, 2-3 बच्चों को मिलवा कर दे रहे हैं, घर पे करने के लिए दे रहे हैं, तो ऐसा असाइनमेंट दे जो कोऑपरेटिव मिजाज का हो, कोऑपरेटिव नेचर हो।
नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर मस्ट बी टेक्स प्लेस। अब जो कुछ भी असाइनमेंट आप दे रहे हैं उसके अंदर भी ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट और टीचर का इंटरटेनमेंट हो, दोनों का कम्युनिकेशन हो। ठीक, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसके अंदर। और कौन सी चीज़ें हैं जो हम असाइनमेंट के अंदर हमें ख़ास बात पर जहन में नशीन रखना है कि असाइनमेंट क्यों दिया जाता, ठीक है, क्यों दिया जाता है बच्चों के अंदर ऐसा मिजाज परवान चढ़ाने के लिए। कौन सा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों के अंदर असाइनमेंट से प्रॉब्लम सॉल्विंग का नेचर परवान चढ़ता है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिसके अंदर बच्चों के ज़रिए कुछ मैथमेटिकल डेटा कलेक्शन करना चाहते हैं। इस सूरत में भी आप असाइनमेंट दे सकते हैं। और किस लिए देते हैं? टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। कि आप ऐसे भी बच्चों का प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने किसी टॉपिक पर बच्चों को असाइनमेंट दे दिया, उसके बाद बच्चा चाहा तो अगर वो उसके अंदर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो एक्यूरेट करके लाएगा, या फिर बच्चा उसके अंदर मिस्टेक करेगा। तो बच्चों की गलतियों को या फिर उनके लर्निंग में कहाँ पर उनको प्रॉब्लम है उस चीज़ को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर। नेक्स्ट है, Yes. नेक्स्ट और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के अंदर, और मेजॉरिटीली मैथमेटिक्स के अंदर हायर क्लासेस में इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड का नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या चीज़ है, क्या बला है और कैसा तरीक़ा है, ये इस मेथड को हमारे और आपके मैथमेटिकल के टीचर्स ने भी इसे इस्तेमाल किया है। ये हमारे लिए नया नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि ये हायर ऑर्डर कॉग्निटिव मेथड है, ये एक हायर ऑर्डर इंटेलेक्चुअल मेथड है बच्चों के लिए। ठीक है, और जो चीज़ हमें डिस्कस करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर, हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम सेंटर मेथड है। इसमें पूरी की पूरी तवज्जो मरकज़ी मौजू या मरकज़ियत प्रॉब्लम को है, सवालात को है, मसाइल को है। ठीक है, और ख़ास बात ये भी है इसके अंदर कि यहाँ पर टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर रिमेन एक्टिव। ब्रेनस्टॉर्मिंग इस मेथड के अंदर स्टूडेंट और टीचर दोनों भी एक्टिव होते हैं। अप्रिशिएट द इनकरेज एक्टिविटी, अप्रिशिएट करता है, इनकरेज करता है क्रिएटिविटी को। स्टूडेंट जो कुछ भी आंसर देंगे, एक सवाल का मुख्तलिफ तरीक़े से जवाब देंगे, क्रिएटिविटी का मुज़ाहरा करेंगे। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्रिएटिविटी को, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को अप्रिशिएट करता है, इनकरेज करता है। ठीक, साथ ही साथ आप कमरे जमात में, क्लासरूम में ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे सवालात आपने स्टूडेंट्स के सामने रख दिए, या मान लीजिए कि एक ही सवाल आपने रख दिए हैं जो बच्चों को जहन को झंझोड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे अपने अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। ग्रुप में भी हो सकता है कि बच्चे कुछ उसमें ग्रुप्स बन जाए, कुछ ये सजेस्ट करें कि ये मेथड इसके लिए बेहतर होगा, ये सॉल्यूशन इसके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर ग्रुप लर्निंग का भी बच्चों को मौक़े मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इट इज़ अ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। ये हमने शुरुआत में ही आपसे कहा कि ये ज़हानत की आला सतह का इस्तेमाल है, कॉग्निटिव एक्टिविटी है, ये एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की एक्टिविटी है। साथ ही साथ चिल्ड्रंस डिस्कस फ्रीली एंड डिस्कस ईच अदर, किसी एक मौजू पर अपने हल रखने के लिए, किसी एक मसले पर अपने अपने तरीक़े से सॉल्यूशन देने के लिए बच्चे यहाँ पर फ्रीली डिस्कस करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर करते हैं और एक ही प्रॉब्लम को तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर सोच सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसके अंदर स्टूडेंट्स
अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। कोई एक प्रॉब्लम अगर टीचर वहाँ पर दे रहा है, चाहे वो सिलेबस से हो या डे टू डे लाइफ से हो, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स अपने ख़यालात को लिखते हैं, राइट करते हैं, ठीक। और मौलिम एक प्रॉब्लम को, जो कुछ उन्होंने प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने रखा है, जो स्टूडेंट्स अपने अपने ख़यालात का इजहार करते हैं या सलूशन पेश करते हैं, तो टीचर उन तमाम सलूशंस को ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और उसका कंक्लूजन लिखता है। और इसकी वजह से टीचर और स्टूडेंट के अंदर कम्युनिकेशन बढ़ता है, इंटरेक्शन बढ़ता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस मेथड एडवोकेट्स द मोर एंड मोर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इट हेल्प्स इन हायर ऑर्डर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जहानत की आला तरीन तरक्की के लिए ये मददगार साबित होता है। हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। साथ ही साथ इस तरीके के अंदर हमें जो अहम चीज़ देखने को मिलती है कि इट इज़ डेमोक्रेटिक टेक्निक ऑफ टीचिंग। इस तरीके को, ब्रेनस्टॉर्मिंग को डेमोक्रेटिक टेक्निक ऑफ टीचिंग क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ इसे डेमोक्रेटिक टेक्निक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर तलबा फ्रीली एटमॉस्फेयर में इंडिपेंडेंटली अपने अपने प्रॉब्लम के सलूशंस पेश करते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, टीचर के साथ फ्री इन्वायरमेंट में डिस्कस करते हैं और टीचर वहाँ पर उन सलूशंस को कंक्लूड करता है। ठीक है, तो हम इसे डेमोक्रेटिक टेक्निक ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। इसको आप याद रखें, ठीक है, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ डेमोक्रेटिक टेक्निक ऑफ टीचिंग। इस बात को आप याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखना है कि इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और तीसरी अहम चीज़ आपको याद रखना है कि ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, सवालात पर मबनी तरीक़ेकार है। ओके, समझ में आया आप सभी को? जी सर। यस सर। तो ये CDP के अंदर ख़ास तौर पे इन चीज़ों का जिक्र है। मैथ्स की पेडागॉगी के अंदर ये डेफिनेटली 3 से 4 मार्क के लिए सब्जेक्ट पूछा जाता है, ये टॉपिक पूछे जाते हैं। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इसी पीरियड के अंदर आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए इसी चैप्टर बेस्ड आपको क्वेश्चन कराऊं, लेकिन वक्त की कमी के बाद मैं वो प्रॉब्लम नहीं ले सका। लेकिन इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के बेस पर जो अब तक के पूछे हुए सवालात हैं मैथ्स पेडागॉगी के अंदर, इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है, इसी चैप्टर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं उसको कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया? पूरे मेथड्स आपने नोट्स बनाए हैं? जी सर। जी सर। बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद समझना है तो आप मज़ीद चीज़ों का मुताला कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जितना ज़रूरी था हमारी नज़र में हमने आपके सामने पेश की है। इसके अलावा अगर कोई इसमें एक्सप्लेनेशन में कोई गलती या मिस्टेक्स हों तो आप मुझे इंडिविजुअल इन्फॉर्म कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको इस्लाह कर लेंगे। ठीक है जी सर। चलिए, आप तमाम से फिर आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आखिरी मोमेंट पर जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और वो चाहते हैं कि शॉर्ट पीरियड में जल्द से जल्द उन्हें पास करने के लिए स्ट्रेटजी मिले, तो उन तक ये वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें और उन्हें इनवाइट भी करें ताकि वो भी इस चीज़ का हिस्सा बन सकें। ठीक है, इन वीडियोस को भी उन तक ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.